जरा सोचो तो दोस्तों, आपके पावरफुल होने का राज मार्शल आर्ट की किताब के 5वें हिस्से में छुपा हुआ हो तो आप भी उस किताब को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरोगे। तो जी हाँ, हमारी कहानी भी बेस करती है जैसे ही एक योद्धा पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा योद्धा हुआ करता था जिसका नाम था टाओ होजा जी। टाओ होजा ने काफी सालों तक अपनी मार्शल आर्ट की कला में महारत हासिल की और उसके बारे में एक किताब लिखी। फिर उस किताब को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, लेकिन उसके मरने के बाद 4 कबीलों ने उसके हिस्से को ढूंढ के आपस में तकसीम कर लिया, लेकिन 5वां हिस्सा किसी को भी नहीं मिला और कोई नहीं जानता था कि वो हिस्सा कहाँ पर है। और चारों कबीलों के दरमियान लड़ाई भी इसी बात पे थी कि सेलेरिटी का 5वां हिस्सा किसे मिले, क्योंकि जिसको भी वो हिस्सा मिलना था उसी ने सबसे ताकतवर होना था। तभी हम अपनी स्टोरी के मेन लीड यानी कि शेंगू माउंटेन के शेंगचू को देखते हैं और यहाँ पर ही मेंडू माउंटेन के लोग आके उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर बैम्बू माउंटेन का चीफ शेंगू माउंटेन के चीफ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शेंगचाओ की फाइटिंग स्पीड यहाँ पर बैम्बू माउंटेन के लोगों से काफी ज्यादा होती है और फाइटिंग के दौरान ही वो बैम्बू माउंटेन के चीफ की स्वॉर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। अब बैम्बू माउंटेन के लोगों ने जैसे ही अपने चीफ को हारता हुआ देखा तो फौरन से पहले सभी लोग यहाँ पर शेंगचाओ से फाइटिंग करने के लिए आ गए। लेकिन शेंगचाओ की फाइटिंग स्पीड यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि उसने इतने सारे लोगों का भी मुकाबला कर लिया और काफी देर तक किसी तरह से फाइटिंग करते करते शेंगचाओ तो उन लोगों के ऊपर भारी पड़ता जा रहा था। लेकिन अचानक से उसे पता नहीं क्या हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर काफी दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो फाइटिंग करता हुआ रुक गया। और इसी बात का फायदा उठाते हुए बैम्बू माउंटेन के चीफ ने फौरन से हवा में उड़ते हुए उसके ऊपर एक जोरदार अटैक किया, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। फिर यहाँ पर स्टोरी में रिवील होता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक योद्धा हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसका नाम था टाओ होजा जी, जिसने अपने मार्शल आर्ट के ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था सोलेरिटी। और उसने अपने बुक को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, जिसमें से पहले था शेंडू माउंटेन, दूसरा था टायन किंगडम, तीसरा हिस्सा था बायो किंगडम और चौथा हिस्सा था भूमि किंगडम। और 5वां हिस्सा कहाँ गया किसी को भी नहीं पता चला, लेकिन उसे तलाश करने के लिए काफी ज्यादा इवल फोर्सेस ने कोशिश की, लेकिन हर कोई ही नाकाम रहा। जिसमें से सबसे आगे तो बायो किंगडम का चीफ था जिसका नाम होलू लोगो था और होलू लोगों ने अपने एल्डर मास्टर के साथ मिलकर चाइना के ऊपर कब्जा करने की काफी कोशिश की, लेकिन शेंडू माउंटेन के चीफ यानी कि ली फेंग ने उसे हरा दिया और उसे 20 साल के लिए सजा के तौर पर चाइना से भी निकाल दिया गया। और यहाँ उन लोगों के पास एक गोल्डन रिंग थी जिसका नाम था गोल्डन फ्लावर रिंग और उस रिंग की मदद से वो एक दूसरे को कमांड देते थे और वही एक रिंग थी जिसकी मदद से वो सुलेरी तक भी पहुंच सकते थे। फिर यहाँ पर सीन चेंज होते हुए में यैनबुशी दिखाया जाता है जो कि हुनाया किंगडम का लीडर था और यहाँ पर उसके साथ एक स्टूडेंट यानी कि शेंग चौहान भी था। तो शेंग चौहान यहाँ पर उसे बताता है कि मास्टर क्यू फेंजी के मरने के बाद यहाँ पर मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा तब्दीलियां आ चुकी हैं, जिसकी वजह से तो आगे बहुत ज्यादा मास्टर आ रहे हैं, लेकिन उन सब में से ज्यादा यहाँ पर जी फेंग का स्टूडेंट है जिसका नाम तो शेंग चाओ है और बाकी सभी चीफ से काफी ज्यादा पावरफुल है। ये लोग तो यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं, उसी वक्त पहाड़ी के ऊपर से शेंग चिहान आके नीचे गिरता है और उनके पीछे भूमि किंगडम के लोग भी थे जो कि उसके साथ मुकाबला कर रहे थे। लेकिन मास्टर योंग बुशी वहाँ पर आके सबको भगा देते हैं और यहाँ पर शेंग चूसी को बचा लेते हैं। शेंग चाओ की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो मास्टर उसे उठा के अपने टाउन में ले आते हैं और वो उसे शेंडू माउंटेन में ले आते हैं, जहाँ पर आके उसे पता चलता है कि यूही शेंडू माउंटेन का नया चीफ बन चुका है। येंगशु को तो यहाँ पर पहले ही यूही के ऊपर शक था। अब यहाँ पर शेंगचू को भी होश आ जाता है, लेकिन अपनी आंखें खोलने पे उसे पता चलता है कि उसकी तो आंखों की बिनाई भी जा चुकी है और याददाश्त भी। तो यांग गोशी उसके पास बैठते हुए उसे बताता है कि तुम यूनाई किंगडम के एक स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। अब दोस्तों, मास्टर ने यहाँ पर उससे उसकी असली पहचान क्यों छुपाई इस बात का पता तो हमें आगे जाके ही चलेगा। उसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। शेंगचू की याददाश्त भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आ रही थी। तो यहाँ पर वो यांग गोशी के पास आते हैं। तो यांग गोशी उन्हें किसी मिशन पे भेजने के लिए कहता है और उन्हें वांग किंगडम में जाने के लिए कहता है, जहाँ पर उसे एक जासूस की फैमिली को मारना था। भले शेंगचू की याददाश्त चली जाए, लेकिन फिर भी उसका दिल तो बिल्कुल साफ था ना, इसीलिए वो कोई गलत काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने मास्टर को भी नाराज नहीं कर सकता था, इसीलिए इस मिशन के लिए चला जाता है। जब वो वहाँ यांग चौहान को मारने के लिए जाता है तो ऐसे ही उसके छोटे बेटे को देखते हुए उसे एक चिट्ठी देके वहाँ से वापस आता है और उसे मारता नहीं। लेकिन यांगचू ऐसा नहीं करता, बल्कि उसके गार्ड्स को एक एक करके मार देता है। यांगचू वहाँ से गुजरता है तो ब्लड के ऊपर से उसका पाँव स्लिप होता है। तो जानचू को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो जोहान के घर के अंदर जाके देखता है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली उसे कहीं नजर नहीं आती। तो वो शेंगचू को डांटते हुए कहता है कि तुम जानते हो कि जोहान ने काफी ज्यादा जुर्म किए हैं, इसीलिए हम उसे मारने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन तुमने उसे पहले ही बता दिया था, इसीलिए वो यहाँ से फरार हो चुका है। तो शेंगचू भी उसे कहता है कि भले उसने जो भी जुर्म किया हो, लेकिन उसकी फैमिली तो बिल्कुल बेकसूर थी। शेंगचू की बात सुन के वो उसके ऊपर हमला करता है और उसी वक्त यहाँ पर उसकी याददाश्त भी वापस आ गई थी। तभी यहाँ पर उनका मास्टर यांग गोशी भी आ जाता है और वो शेंगचू से कहने लगता है कि तुम उसकी फैमिली को क्यों बचाना चाहते हो, और वो उसकी फैमिली को भी ढूंढ के वहाँ बुला लेता है। उसे मारने लगता है तो सामने दोबारा फिर से शेंगचू आ गया था। फिर पता चलता है कि ये तो यांग गोशी का एक प्लान था, क्योंकि वो शेंगचू के अंदर बुराई को पैदा करना चाहता था।
शेंगचू की याददाश्त भी अब काफी हद तक वापस आ चुकी थी, तो वो उससे अपनी असल आइडेंटिफिकेशन पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तो वो अपने बाप के बारे में जानने के लिए शेंगू माउंटेन चला जाता है। शेंगू माउंटेन की तरफ जाते जाते यहाँ पर एक ओल्ड सिटी आ जाती है, जहाँ पर वो पनाह ले लेता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता तो एक टूटे फूटे घर में चला गया था। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग पहले ही रह रहे थे, जो कि उसके पास आके उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर पनाह लेना चाहते हो तो तुम्हें अपना सारा खाना हमें देना होगा। शेंगचू तो उन्हें अपना खाना देने ही वाला था कि यहाँ पर चैंगोन आ जाता है, जो कि उन लड़कों को मार के भगा देता है और उसके साथ डील करता है कि तुम्हें रोजाना मुझे 3 पैनकेक देने होंगे, तभी तुम यहाँ पर रह सकते हो। फिर अगली सुबह उसे मिलने के लिए यानगोशी भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि अपने इवल गैंग में उसे एंटर होने के लिए कहता है, लेकिन वो इनकार कर देता है। फिर यांगोशी उसे ये भी बताता है कि जिस दिन तुम पे अटैक हुआ था, तुम्हारे अटैक के अगले ही दिन तुम्हारा दोस्त यूआई शेंगू माउंटेन का चीफ बन गया था। उसकी बात सुन के तो शेंगचू के सर में दर्द हो गया था, क्योंकि उसे पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी। फिर वो अपने घर आ जाता है और चैंगोंग के साथ बातें कर रहा था, और वही लोग जिनको उन्होंने शाम में भगाया था दोबारा फिर से आते हैं और इस दफा पूरी तैयारी के साथ आते हैं और चैंगोंग को बुरी तरह से मारते हैं। तो शेंगचू को भी बुली करते हैं, तो शेंगचू भी उनके साथ लड़ाई करना शुरू करता है, लेकिन वो एक स्टिक की मदद से उन्हें इस तरह से मार रहा था जैसे वो सोच रहा हो कि वो शेंगू माउंटेन का चीफ है और वहाँ पर वो फाइटिंग कर रहा है और उसके हाथ में कोई तलवार है। और इसी तरह से फाइटिंग करते करते वो काफी ज्यादा बेहोश हो जाता है। तो उसका दोस्त यानी कि चैंगोंग उसे उठा के अपने घर पर ले आया था, और उसकी एनर्जी भी इतनी ज्यादा लो हो चुकी थी जिसकी वजह से वो तो बेहोश था, उसे होश भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने चैंगोंग की वजह से फाइटिंग करते हुए अपनी इतनी एनर्जी लॉस की थी। और अब चैंगोंग भी उसे देख के काफी परेशान था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये कौन है और कहाँ से आया है। इसीलिए उसके लिए परेशान होते हुए वो उसकी काफी ज्यादा केयर करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कोई होश नहीं आ रहा था। फिर उसे 2 दिन के बाद होश आता है, तो उसके जहन में सारी मेमोरीज एक के बाद एक करके उसके जहन में घूम रही थी, और वो यहाँ पर काफी कुछ बुड़बुड़ाई भी जा रहा था। जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो चैंगोंग उसके सामने ही बैठा हुआ था, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि यूई अभी कहाँ पर है। चैंगोंग उसकी आवाज सुन के काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि 2 दिन के लिए तुम सो चुके थे और तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं रही थी। उसके बाद तुम्हारा मैंने ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया और फिर जाके तुम्हें कहीं होश आया है। उसके बाद ये दोनों बैठ के आपस में बातें करना शुरू हो गए थे। यहाँ पर ही उन्हें दरवाजे पे किसी की नॉक की आवाज आती है, तो पता चलता है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। इस बात की वजह से ये दोनों ही घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर चैंगोंग आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए दरवाजे की ओर से अपने कान लगा के देखता है कि बाहर कौन खड़ा है। तो बाहर खड़े हुए लोगों को भी इस बात का पता चल चुका था कि चैंगोंग उन्हें देख रहा है, इसीलिए वो एक लात मार के दरवाजे को खोल देते हैं, जिसकी वजह से चैंगोंग दूर जाके गिरता है। और उसी वक्त वो आदमी दरवाजे से अंदर आ जाते हैं और चैंगोंग को फौरन से ही गले से पकड़ लेते हैं, इससे पहले कि वो उसका गला दबा के उसे मार ही देते। शेंगचू यहाँ पर आ जाता है और उन्हें पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। लेकिन वो आदमी भी यहाँ पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि वो तो यहाँ पर फाइटिंग के मूड से ही आए थे। तो शेंगचू भी यहाँ पर उनके साथ फाइटिंग करते हुए चैंगो को बचा लेता है। दूसरी तरफ लियो गैंग का एक आदमी जिसका नाम हुओरेंग चैंग था, लियो किंग की बेटी के साथ फाइटिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फाइटिंग करते करते वहाँ से बाहर आ जाती है। वो तो फाइटिंग करते करते वहाँ से चली जाती है, लेकिन रूम चिंग के आदमी उस लड़की की साथी को पकड़ के ले आते हैं और उसके साथ ही शेंगचू और चैंगोंग को भी उठा के वहाँ पर ले आते हैं। फिर यहाँ पर मोरोंगजी उस लड़की से कह रहा था कि तुम्हारे पास जो भी ट्रेजर बॉक्स है उसको तुम हमारे हवाले कर दो, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो, और अगर तुम चाहो तो उसके बदले में तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम जिंदा नहीं रहना चाहती तो इसमें भी तुम्हारी अपनी ही मर्जी है। फिर यहाँ पर हमें रिवील होता है कि इस लड़की के पास सोलैरिटी का 5वां हिस्सा है, जिसे वो लड़की अपने लीडर के कहने पे दूसरी सिटी में लेके जा रही थी। और भाई रोंग किंगडम की लीडर को भी इस बात का पता चल चुका था, इसीलिए वो भी इसी के पीछे थी और इसीलिए ढूंढते ढूंढते भी यहाँ तक आ गए थे। और वो माई किंगडम की लीडर भी यहाँ पर एक लड़की ही थी। और फिर ये दोनों लड़कियां आपस में फाइटिंग करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि दोनों को ही सोलैरिटी चाहिए था। फिर वो उस लड़की के साथ यहाँ पर फाइटिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन वो लड़की भी कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसके पास काफी ज्यादा पावर्स थी और वो अपनी पावर्स के जरिए ही इन दोनों लड़कियों को रोके जा रही थी। बायरोंग भी यहाँ पर कहाँ हार मारने वाली थी, इसीलिए वो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइटिंग करना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि यहाँ पर उसकी दाल गलने वाली नहीं, यानी कि वो अपने आप को हारता हुआ देख के यहाँ पर बायरोंग के साथ ही फाइटिंग शुरू कर देती है। बायरो तो यहाँ पर चैंगोंग के साथ फाइटिंग शुरू करते हुए उसे मारने ही वाली थी कि यहाँ पर शेंगचू आ जाता है, जो कि उसे बचाने के लिए दरमियान में आया था। अब यहाँ पर बायरोंग जैसे ही शेंगचू को देखती है तो कहती है, लड़के क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइटिंग करने के लिए आए हो, जबकि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। और उसी के साथ ही यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में भी फाइटिंग शुरू हो गई थी और मोरोंग भी यहाँ पर उस दूसरी लड़की के साथ फाइटिंग करती है। और तभी वहाँ पर टी एंड डाई का मास्टर यानी कि एबिट वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि अपना बहुत ही बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड बनाते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। फिर तभी यहाँ पर यांगोशी भी आ जाता है और उस एबिट से यहाँ पर शेंगचू को बचा लेता है। फिर यहाँ पर जैसे ही वो यांगोशी आ जाता है तो लियो गैंग की लड़कियों से देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो डरते हुए मास्टर एबिट से कहती है कि क्या मैं सोलैरिटी का 5वां हिस्सा आपके हवाले कर दूं, इसके बदले में क्या आप मेरी और मेरे गैंग की हिफाजत करेंगे।
और इस काम के लिए क्या मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ? तो मास्टर एबर्ट भी फौरन से उसकी बात मान जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था और वो भी यहाँ पर सुलहरेटी को ही लेने आए थे, इसीलिए तो उन्हें कुछ भी करके ये उससे निकलवाना ही था। इसीलिए वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। फिर यहाँ पर आए हुए बाकी सभी लोग भी जैसे ही सुलहरेटी का नाम सुनते हैं तो उसके लिए वो लोग भी फाइटिंग के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन दोस्तों, हम सब तो यहाँ पर इस बात के बारे में पहले से ही जानते हैं कि यांग गोशी सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ फाइटिंग में कोई नहीं जीत सकता था। तो यांग सुलहरी यहाँ पर बिजली की स्पीड से भागता हुआ आता है और उस लड़की से सुलहरी का वो 5वां हिस्सा भी ले लेता है। ये देखते हुए एल्डर एबर्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर गुस्से से अपना एक अटैक करता है। फिर वो दोनों टॉप मास्टर एक दूसरे के साथ जबरदस्त किस्म की फाइटिंग शुरू कर देते हैं, ताकि उन लोगों में से जो भी पहले इस सुलहरी के 5वें हिस्से को हासिल कर सके। एल्डर मास्टर के दरमियान में यहाँ पर फाइटिंग शुरू हो चुकी थी। यांगो और शेंगचू यहाँ पर जैसे ही देखते हैं कि फाइटिंग शुरू हो गई है तो मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। यांग गोशी भी उसे भागता हुआ देख लेते हैं तो वो अपनी पावर के जरिए उसे अपनी तरफ वापस खींच लेते हैं। फिर यांग गोशी यहाँ पर सबको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे पास एक तरीका है जिसकी वजह से हम सुलहरी का 5वां हिस्सा सब में बराबर में तकसीम कर सकते हैं। ये कहकर वो सुलहरी का 5वां हिस्सा यांगशू के हाथ में दे देते हैं और उसे कहते हैं कि इसे ऊंची ऊंची पढ़ना शुरू करो। यांगूची की बात सुन के वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि हर कोई जानता था कि वो तो अंधा था, वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। और हम लोग भी जानते हैं कि उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त और उसकी आंखें दोनों ही चले गए थे। यांगूची तो यही सुनने के इंतजार में थे, इसीलिए वो अपनी सारी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे से शेंगचू की आंखें देखना शुरू हो गई थी और उसकी बिनाई वापस आ जाती है। शेंगचू की बिनाई यहाँ पर वापस आ चुकी थी, इसीलिए वो सुलहरी के आखिरी हिस्से को पढ़ना शुरू कर देता है और वो इन फास को ऊंची ऊंची पढ़ते हुए एक एक लफ्ज को अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा था, यानी कि अपने जहन में उनके बारे में सोचता जा रहा था। शेंगचू भी अब उसे पढ़ते पढ़ते यहाँ पर उसके आखिरी हिस्से पर पहुंच ही चुका था और जैसे ही वो उसके आखिरी हिस्से को पढ़ता है तो यांग गोशी अपनी पावर उसे वापस ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी हालत दोबारा फिर से काफी खराब हो गई थी और वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। उसकी बिनाई भी दोबारा फिर से जा चुकी थी और सुलहरेटी के आखिरी हिस्से को शेंगचू ने अपने माइंड के अंदर भी स्टोर कर लिया था। फिर शेंग गोशी चालाकी करते हुए अपनी पावर्स के जरिए उस आखिरी हिस्से को भी चला देता है। उन सब लोगों को ये देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सुलहरी का आखिरी हिस्सा तो अब जल ही चुका था और वहाँ पर रुकने का भी उन सब का अब कोई भी मकसद नहीं बनता था। इसीलिए मास्टर एबर्ट और मास्टर मोरोंग भी वहाँ से चले जाते हैं। तो यांग गोशी शेंगचू से कहता है कि क्या तुम जानते हो, अब तुम सुलहरी का 5वां हिस्सा हो और अब बहुत ज्यादा लोग इसे हासिल करने के लिए तुम्हारे पीछे आएंगे और जिन लोगों को तुम काफी अच्छा समझते हो, जो लोग तुम्हारे काफी ज्यादा नजदीक हैं, वो भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं सिर्फ इस सुलहरी के 5वें पार्ट को हासिल करने के लिए। और लोग तो अब किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, यहाँ तक कि लोग तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। इसीलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं कि अब तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, यानी कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे इवल गैंग में शामिल हो जाओ, और दूसरा रास्ता ये है कि तुम अंधे बन के अपनी सारी जिंदगी गुजारो, यानी कि मैं तुम्हें इनके हवाले कर देता हूँ। ये लोग जो चाहे तुम्हारे साथ सलूक कर सकते हैं। शेंगचू यहाँ पर अब खामोश हो गया था, लेकिन वो अपने मन में ही ये बात सोच रहा था कि मेरी मौत तो दोनों ही तरह से होनी है। अगर मैं इस तरह से इसकी ईवल गैंग में भी शामिल हो जाता हूँ तो ये कौन सा कोई बहुत ही अच्छा इंसान है जो मुझे काफी अच्छे से रखेगा, क्योंकि ये भी तो एक धोखेबाज इंसान है। क्योंकि पहले तो इसने मुझे धोखे के साथ मेरी बिनाई को वापस लेके आया और जैसे ही मैंने उसे पढ़ के हिफ्स कर लिया, उसी के साथ इसने सुलहरी के 5वें हिस्से को जला दिया और ये भी ऐसा चाहता था कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही ना छोड़े। इसीलिए वो उसको इनकार ही कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि दोनों तरह से ही मेरी मौत होनी है और इसके ईवल गैंग में शामिल होके इसके साथ बुरे काम करने से तो अच्छा है कि मैं अपनी मौत आप ही मर जाऊं। ये कहकर वो उससे इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। शेंगचू शेंगोन के साथ वहाँ से बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे बाईकोंग मिल जाती है, जो कि उसे देखते ही कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत हो। क्योंकि बाईरोंग तो यहाँ पर उस पर पूरी तरह से फिदा हो चुकी थी और वो उसकी खूबसूरती देखते हुए उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और वो उसे अपनी बातों पर फुसलाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी। ये कहते हुए उसके क्लोज भी आ जाती है और उसके आगे पीछे घूमे ही जा रही थी कि तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारे और इंटेलिजेंट और खूबसूरत हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। इसीलिए मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि तुम मेरे साथ वांग किंगडम में चलो, वहाँ पर जाना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इधर वांग किंगडम का एक जासूस आ जाता है, जो कि यहाँ पर शेंगचू को पकड़ने के लिए ही आया था। उसके मास्टर ने उसे ऑर्डर किया था कि उसे पकड़ के हमारे पास लेके आओ। हवान को यहाँ पर आते ही शेंगचू को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सीधी तरह से चलना चाहोगे। बाईरोंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा उसके पास खड़ी थी। ये देखते हुए तो उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो अब उस जासूस के साथ फाइटिंग करना शुरू कर देती है। तभी इन दोनों जासूसों के दरमियान में फाइटिंग शुरू हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए शेंगोंग अपने दोस्त के साथ वहाँ से भाग जाता है। शेंगोंग तो दरअसल उसी वाले गांव का ही था, इसीलिए जैसे ही वो शेंगचू को वहाँ से पकड़ता है तो उसे अपने साथ एक पुराने से घर में ले आता है, वहाँ लाके उसे पानी पिलाता है। शेंगचू अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि सब लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं और मेरे साथ रहते रहते तुम्हारी जान को भी काफी ज्यादा खतरा है।
मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम मुझे छोड़ के कहीं और चले जाओ। लेकिन वो उसकी बात पे खामोश रहता है, क्योंकि चैंगोंग का तो उसे छोड़ के जाने का कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि वो तो उसके साथ रहते हुए उसकी मदद करना चाहता था। फिर अगले सीन में हम लोग कुनाई के साथी को देखते हैं, जो कि एबिट के पास चला जाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक ऑफर लेके आया हूँ, और मैं तुम्हें ये भी याद करवा दूं कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है, इसीलिए अगर हम दोनों एक हो जाएं तो हम अपने दुश्मन का मुकाबला काफी आसानी से कर सकते हैं और काफी आसानी से अपने दुश्मन का मुकाबला भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो बेबो किंगडम तुम्हें अपनी सुलैरिटी भी दे देगा। सुलैरिटी का नाम सुनते ही एबिट भी उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह हम लोग चैंगोंग को देखते हैं, जो कि अपना सामान बांध लेता है, क्योंकि उसे गांव जाना था ताकि वो अपने लिए कुछ सामान लेके आ सके। फिर वो गांव की तरफ रवाना हो गया था और यहाँ वहाँ देख रहा था ताकि अपने लिए कुछ सामान ढूंढ सके। बाजार में तो काफी ज्यादा रश नजर आ रहा था। फिर यहाँ पर हमें शेंग किंगडम का प्रिंस भी दिखाया जाता है। चैंगोंग तो इस बात को नहीं जानता था कि वो तो उसे ही पकड़ने के लिए आया है, तो मोंग भी यहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर उसी का पीछा करना शुरू करता है। चैंगोंग को तो पता चल गया था कि वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने घुटने देख के वहाँ पर सरेंडर कर देता है। तो मूताई उसे कहता है कि तुम्हारी मैं जान एक ही सूरत में बख्श सकता हूँ, अगर तुम मुझे बता दो कि सुलैरिटी का 5वां हिस्सा कहाँ पर है। तो वो अपने दोनों हाथ हवा में लहरा देता है और कहता है कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको जो भी बताऊंगा बिल्कुल सच बताऊंगा। सुलैरिटी का 5वां हिस्सा जला दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी जान को बख्श दें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सुलैरिटी का 5वां हिस्सा किसके पास है। उसकी बात सुन के मूताई उसकी जान बख्श देता है। अगले सीन में चैंगताई मूताई को लेके शेंगचू के पास आ गया था, तो मूताई उसे कहता है कि चैंगोंग ने मुझे सारी बात बता दी है और मैं जानता हूँ कि सुलैरिटी का 5वां हिस्सा तुमने लफ्ज ब लफ्ज पढ़ा है और उसे हिफ्ज भी किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी तुमने पढ़ा है तुम एक कागज के ऊपर लफ्ज ब लफ्ज मुझे लिख के दे दो, तभी मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। एक तरफ उसके आदमियों ने चैंगू को भी पकड़ के रखा हुआ था। शेंगचू को उसकी बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो एक पावरफुल वॉरियर था, उसको हराना तो किसी के भी बस की बात नहीं थी। इसीलिए वो अपना हथियार उठा के उसके ऊपर काफी ज्यादा वार करता है और उसे अपनी बंदी बना लेता है। अपने प्रिंस को कैद में देख के उसके बाकी साथी भी यहाँ पर हार मान के वापस चले जाते हैं। फिर शेंगचू भी मूताई को लेके सिटी से बाहर आ जाता है। फिर शेंगचू तो जान चुका था कि गोन ने उसके साथ धोखा किया है, इसीलिए उसको अपने साथ रखने का अब कोई भी वजह नहीं बनती थी। इसीलिए वो आजाद करते हुए उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, आइंदा के बाद मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आखिर को कुछ दिन के लिए तो गोन ने उसकी मदद की थी, उसको खाना भी खिलाया था और पानी भी पिलाया था, इसीलिए वो उसे कोई भी सजा नहीं देना चाहता। अब गोन भी यहाँ पर जाने से पहले उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन मोंगताई के जहन में यहाँ पर एक आइडिया आता है। तो मोंगताई उसे कहता है कि अगर तुम शेंगचू से मेरी जान बचा दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने खजाने में से काफी ज्यादा दौलत दूंगा, और आज के दिन तुम मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम क्या तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी बैठ के खाएंगी। लेकिन गोन को तो यहाँ पर बस अभी अपनी ही जान अजीज थी, क्योंकि वो जानता था कि वापस जाने का मतलब मौत भी हो सकती है, इसीलिए वो उसकी बात का कोई भी जवाब न देता है और सीधा चले जाता है। और मूताई भी यहाँ पर कोई मासूम आदमी नहीं था, बल्कि उसने बहुत ज्यादा बेगुनाहों की जान ले रखी थी। वो एक बहुत ही जालिम प्रिंस था और अपनी राया के लोगों पे बिला वजह का जुल्म किया करता था। शेंगचू को भी इस बात का पता चल चुका था, इसीलिए वो उससे उसकी सारी पावर्स ले लेता है। वो उसकी काफी मेहनत समाजत भी करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, बल्कि उसे मरने के लिए वहाँ पर ही छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मूताई वहाँ पर अकेला रह गया था और गोन उसके पास आ जाता है, क्योंकि गोल तो मुकम्मल तौर पर लालच में आ चुका था। इसीलिए उसने यही सोचा कि वो मूताई की जान बचाएगा और उससे काफी ज्यादा पैसे वसूल करेगा, इसीलिए वो उसकी जान बचा ही लेता है। और शेंगचू यहाँ पर नए सफर के लिए निकल जाता है, क्योंकि ये तो वो शेंगटन की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एक सिटी में रुका था और यहाँ पर उसके साथ काफी कुछ ऐसा हो गया जिसको बयान मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इसीलिए वो दूसरी सिटी के लिए निकल जाता है, लेकिन जाते जाते उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। शेंगचू तो बहुत ज्यादा निडार हो चुका था, यहाँ तक कि उससे आगे भी नहीं जाया जा रहा था, उसके मुंह से खून भी बह रहा था। वो उसी वाली एक जगह पर रुक जाता है। तभी वहाँ पर यांग गुशी आ जाता है, जिसके हाथ में एक रुमाल था और वो उसका खून भी साफ करता है और उसे कहता है मैंने तो तुम्हें काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की थी कि तुम मेरे इवल गैंग में शामिल हो जाओ, क्योंकि यांगशू ने तो अपनी इवल आई से उसके ऊपर नजर रखी थी। वो जानता था कि शेंगचू कहाँ कहाँ जा रहा है, इसीलिए वो अपनी इवल आई से हर वक्त उसके ऊपर नजर रखे हुए था। आज जैसे ही उसने उसे अकेला और मुश्किल में देखा, फौरन से उसके पास आ जाता है और दोबारा फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे इवल गैंग में आ जाओ, मैं तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा इवलनेस बांट दूंगा कि फिर कोई भी तुमसे तुम्हारी अच्छाई नहीं छीन सकेगा। क्योंकि इंसान तो हमेशा ऐसे ही होते हैं, जितनी दफा तुम इंसानों पे भरोसा करोगे उतनी दफा ही इंसान तुम्हारा भरोसा तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जिसको तुम अपना सबसे बेहतरीन दोस्त समझोगे वही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेगा, और इसीलिए अगर तुम मेरे इवल गैंग को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम में इतनी बुराई भर दूंगा कि कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकेगा। लेकिन इस बात को तो यांग गुशी समझ ही गया था कि शेंगचू उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए वो अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे शेंगचू दूर जाके गिरता है। लेकिन शेंगचू भी एक योद्धा था, उसकी बची हुई पावर्स भी इतनी काफी थी
कि वो उसका मुकाबला कर सके, इसीलिए वो उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर देता है। तभी इन दोनों के दरमियान में फाइटिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि दोनों ही महान योद्धा थे, एक तो ईवल था और दूसरा अच्छाई का, इसीलिए ये दोनों लड़ते हुए किसी को भी मात नहीं दे रहे थे। लेकिन यांगचू की हालत अब पहले से काफी बेहतर थी, वो अच्छे से लड़ाई भी कर रहा था और उसकी याददाश्त भी वापस आ रही थी। इसके अलावा उसकी बॉडी में जो जहर था उसका असर भी धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर यांग गोशी यहाँ पर रिवील करता है कि वो चैंग-शू का पीछा इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि वो तो उसे अपना रिवाइवल समझता है, और वो ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि शैंग-चू के पास अभी भी इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि वो अकेले ही मेरा मुकाबला कर सकता है। और इसी बात को सोचते हुए उसने सुनहरी का 5वां हिस्सा भी उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया था ताकि आगे को चल के वो उसकी मदद कर सके, और इसी की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए वो डेडली रियूनियन को भी एक्टिवेट कर देगा। क्योंकि यांग गोशी तो एक इवल माइंड का आदमी था, वो हमेशा वो काम करता था जिससे वो खुद भी सेफ रह सके। वो जानता था कि सुनहरी के इस पार्ट को चलाने से कोई भी उसके पीछे नहीं जाएगा, बल्कि हर कोई ही इसे ढूंढता फिरेगा। इस तरह से उसकी जान तो मुकम्मल तौर पर महफूज ही रहेगी। शैंग-चू तो यहाँ पर उसके साथ फाइटिंग करते करते उसको रोके ही जा रहा था, लेकिन फिर भी अभी तक वो इतना ज्यादा तो पावरफुल नहीं हुआ था कि उसका मुकाबला कर सके, इसीलिए वो नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। और जब भी शैंग-चू बेहोश होता है तो उसको पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। इसीलिए अभी भी उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, जैसे कि वो बेहोश हालत में पड़ा था तो उसे याद आ रहा था कि उसकी फाइटिंग गुनैन के साथ हो रही है। तो गुनैन फाइटिंग के दरमियान में उसे बता रहा था कि तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर जो पॉइजन इंड्यूस किया गया है उसका नाम डेडली रियूनियन है, इसलिए अब तुम्हारे लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है कि इस पॉइजन से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि अगर गॉड भी चाहे तो वो भी तुम्हें नहीं बचा सकता, तो तुम्हारा मरना तो अब निश्चय लिखा है। फिर यहाँ पर उसकी आंख खुलती है तो वो यांग गोशी से कह रहा था कि जब से मेरी याददाश्त गई है, जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो एक एक करके सारी मेमोरी मेरे सामने आती है, लेकिन मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो उन्हें मिला नहीं पाता, और जागते हुए मैं उन सारी बातों को आपस में मिलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ठीक से याद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब मेमोरीज को रिकॉल करने के लिए मुझे शैंडू माउंटेन जाना ही होगा। अपनी बात मुकम्मल करके शैंग-चू वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो शहर से बाहर जा रहा था, तभी डेंगू माउंटेन के लोग उसके ऊपर पीछे से हमला करते हैं, लेकिन वो उनके साथ लड़ाई करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं रखता था, इसलिए पीछे मुड़ के देखता भी नहीं। लेकिन उसे इस बात का एहसास जरूर हो गया था कि कोई उसके लिए वहाँ पर लड़ने के लिए आया है, जबकि वो तो और कोई नहीं बल्कि यांग गोशी और उसके साथ उसका स्टूडेंट था। फिर शैंग-चू इस अटैक से बच जाता है और आगे की तरफ चलना शुरू करता है। फिर अगले सीन में लुवैन वापस गुनैन के पास आके उसे सारा वाकया बता देता है कि किस तरह से उसने शैंग-चू के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यांग गोशी के आदमी ने आके उसे मार के वहाँ से भगा दिया। उसकी बात सुन के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने साथी से कहता है कि इस यांग गोशी ने हमारे नाक में दम करके रखा है, इसका कोई ना कोई हल तो मुझे करना ही होगा। ये बात कहते ही वो एक चिट्ठी लिखता है और शैंगू माउंटेन की तरफ रवाना कर देता है, लेकिन रास्ते में उस चिट्ठी को जैन गोशी का स्टूडेंट हासिल कर लेता है और उसे जैन गोशी के पास ले आता है। जुगोशी उस चिट्ठी को भी पढ़ लेता है और वापस से शैंगू माउंटेन की तरफ भेज देता है, लेकिन लगता था कि उसने उस चिट्ठी को बदल दिया होगा। तभी वहाँ पर शैंग-चू आ जाता है और उसे कहता है कि आखिर को तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, मुझे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजारने दो। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, अगर तुमसे पीछा ही छुड़वाना होता तो मैं तुम्हें सुनहरी का 5वां हिस्सा क्यों याद करवाता। अब सिर्फ तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, पहला रास्ता तो ये है कि तुम मुझे अपने साथ शैंडू माउंटेन ले जाओ, और दूसरा रास्ता ये है कि तुम मेरे साथ फाइटिंग करते हुए मुझसे अपनी जान छुड़वा सकते हो। शैंग-चू उसकी बात सुनकर खामोश हो गया था, क्योंकि उस जहर के असर की वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। यहाँ पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसके साथ फाइटिंग करते हुए अपनी जान छुड़वा सके, इसीलिए वो उसे अपने साथ शैंडू माउंटेन लेके जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो दोनों ही शैंडू माउंटेन की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें काफी ज्यादा गरीब लोग नजर आ रहे थे, और एक फैमिली तो बहुत ही ज्यादा गरीब थी और उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। शैंग-चू को उन गरीब और भूखे बच्चों को देख के उनके ऊपर काफी तरस आता है, इसलिए उसके पास जो भी खाना था वो उन बच्चों को दे देता है। फिर आगे की तरफ चलना शुरू करता है। उसके बाप को इस बात का पता चल गया था, इसके पास कुछ खाना और भी हो सकता है और मुझे वो भी खाना इससे निकलवाना होगा। ये सोचते ही वो अपने बच्चे के गर्दन के ऊपर तलवार रख देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे और खाना ना दिया तो मैं अपने बच्चे का कत्ल कर दूंगा। शैंग-चू को उसकी बात सुन के काफी गुस्सा आता है, तो उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर वहाँ से जाने लगता है तो बच्चा भागते हुए उसके पीछे आता है और अपने बाप के बुरे बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। तो शैंग-चू भी वापस पलटते हुए उसके सर के ऊपर प्यार करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम शैंडू माउंटेन में देखते हैं कि एक परिंदे के जरिए उस चिट्ठी को पहुंचा दिया गया था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि शैंग-चू को मारना नहीं बल्कि उसे जिंदा रखना होगा। दूसरी तरफ शैंग-चाओ रेस्टोरेंट में जैन गोशी के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा था, तो कुछ लोग यहाँ पर आके उनके ऊपर हमला कर देते हैं।
शेंगोशी तो फौरन से ही उन लोगों के साथ फाइटिंग शुरू करता है और उसकी एनर्जी भी अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही थी, लेकिन अभी भी उसमें इतनी ज्यादा ताकत तो नहीं थी कि वो इतने ज्यादा लोगों का एक साथ में मुकाबला कर सके। यांगोशी चुप करके बैठा हुआ ये सब खेल देख रहा था, क्योंकि वो यही चाहता था कि शेंगचू खुद ही इनका मुकाबला करे। लेकिन जब उसने देखा कि ये लोग शेंगोशी के ऊपर भारी पड़ते जा रहे हैं, तो एक ही झटके में उठ के उन तीनों लोगों का मुकाबला करता है। उसके बाद वो दोनों दोबारा फिर से अपना आगे का सफर जारी करते हैं। फिर शेंगोशी यहाँ पर अपने होम टाउन यानी कि शेंगोशी माउंटेन में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आते वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि उसे अपनी और यूही के साथ गुजारी हुई सारी मेमोरी याद आ रही थी और उसकी आंखों के आगे वीएन में ये सारी चीजें भी याद आ रही थी कि किस तरह यूही के साथ वो इन्हीं गली मोहल्लों में खेला करता था। वो वहाँ पर खड़ा ही था, तभी वहाँ पर यूही भी आ जाता है और उसको काफी ज्यादा अच्छे से मिलता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे जहर देने वाला कौन है, वो तुम ही हो और मैं इस बात के बारे में जान चुका हूँ। तो शेंगचाओ को इस बात के बारे में भी याद आ जाता है कि जिस दिन उसकी फाइटिंग हुई थी, यानी कि भूमि किंगडम के लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था, उसी दिन उससे पहले उसने खाना खाया था और चाय में उसको जहर मिला के दिया गया था। तो यूली उसे कहता है तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं था, बल्कि मैं तो सिर्फ चीफ की कुर्सी हासिल करना चाहता था। तो यूली उसे ये भी कहता है मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया, बल्कि मैंने तो गुनीन को जहर दिया था। ये बात सुन के शेंगचू को बहुत ज्यादा बुरा भी लगा और गुस्सा भी आता है कि तुम शेंगू माउंटेन के चीफ बनने के लिए इस हद तक भी गिर सकते हो। यूली उसे ये भी बताता है कि मैं जानता हूँ कि गुनैन हमारा दुश्मन है, लेकिन उसके साथ मिलने का बस इसके पीछे मेरा एक ही मकसद है। शेंगचू उससे इस बात का मकसद पूछता है, लेकिन वो उसे वो मकसद बताने से इनकार कर देता है। शेंगचू वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन यूली उसे दोबारा फिर से रोक लेता है। यूली उससे कहता है कि अगर तुम सीधे तरीके से मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे तुम पे हमला करना ही होगा। शेंगचू उससे कहता है कि तुम भले जो भी करो, मैं फिर भी यहाँ तुम्हारे पास नहीं रुकूंगा। उसका तो यही कहना था कि वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। शेंगचू की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे काफी बुरी तरह से अटैक कर रहा था। ये देखते हुए यांगोशी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे वहाँ से उड़ा के ले जाते हैं। यूआई का इरादा भी यहाँ पर उनको छोड़ने का नहीं था, इसीलिए वो उनका पीछा करता है। तो यांगोशी को भी उस पर काफी गुस्सा आता है, तो उसके साथ फाइटिंग शुरू कर देता है। यांगोशी की फाइटिंग पावर तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, लेकिन यूआई को इस बात का नहीं पता था, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड्स का क्लोन बनाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जिन जैक को वो बहुत ही इजीली डॉज करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है। फिर यांगोशी उसे अपनी सारी पावर्स दिखाते हुए बड़ी आसानी से ही उसे हरा देता है। फिर यांगोशी उन दोनों से कहता है कि ये बात जान के मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी हो रही है कि मास्टर शेंगू एक बहुत ही अच्छे और अजीम इंसान थे। उन्होंने दुनिया में भी हमेशा अच्छाई को ही फैलाया था, लेकिन उनका स्टूडेंट हुलू लोगों के साथ मिलके पूरी दुनिया में तबाही फैला रहा है। ये बात सुन के शेंगचू रोने लगता है, क्योंकि उसे अपने मास्टर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और उनकी कही हुई सारी बातें भी एक एक करके उसके जहन में गूंज रही थी। ये बात सोचते ही वो उन दोनों से माफी मांगता है और वहाँ से कूद जाता है, क्योंकि वो तो अब जिंदा नहीं रहना चाहता था। लेकिन ज़ैंगोशी तो कहाँ उसे मरने देने वाला था, इसीलिए उड़ते हुए जाता है और उसे बचा के ले आता है। फिर यांगोशी शेंगचाओ को उठा के वहाँ से ले जाता है। वो दोनों जंगल में से गुजर रहे थे, तो यांगोशी को पता नहीं क्या सोचती है कि वो शेंगचू के ऊपर हमला करता है। शेंगचू भी उसके हमले से खुद को बचा रहा था। फिर यांगोशी अपने कुछ पावर्स को शेंगचू के अंदर ट्रांसफर करता है, तो शेंगचू भी सेलेरिटी के 5वें हिस्से को याद करने लगता है और शेंगचू एक थंडर फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए दो पावर्स को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा था। पहली पावर तो वो जो उसे मास्टर चीफ ने दी थी और दूसरी पावर जो उसे यांगोशी ने दी थी। जैसे ही वो इन दोनों पावर्स को मिलाने में कामयाब होता है, तो आसमान के ऊपर एक नई पावर बनती हुई क्रिएट होती है। ये देख के यांगोशी बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि एक नई फॉर्मेशन क्रिएट हो जाए। शेंगचू उसके हमले का कोई भी जवाब नहीं देता, वहाँ पर ही बैठ जाता है और यांगोशी उड़ता हुआ आते सीधे दरख्त में लगता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से हर्ट हो गया था। फिर वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने जानबूझ के ऐसा किया और तुमने मेरे अटैक को डॉज नहीं किया, क्योंकि तुम जानते थे अगर तुम मुझ पे अटैक करोगे तो तुम अपनी फॉर्मेशन को इस्तेमाल करोगे, जिसे अभी तुम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो शेंगचू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, ना ही मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और ना ही मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट है। तो ज़ैंगोशी कहता है कि तुम्हें अगर लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा तो ये तो तुम्हारी भूल है। ये कहकर दोबारा फिर से उसे अपने साथ ले जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शेंगचू को अपनी याददाश्त का सबसे अहम हिस्सा याद आ जाता है, जो कि ये था कि आखिरी दफा फाइटिंग के दौरान गुनैन ने उससे ये पूछा था कि गोल्डन फ्लावर रिंग कहाँ पर है। और शेंगचू को ये बात भी याद आ जाती है कि बेबो किंगडम और शेंगनाई किंगडम सेलेरिटी के 5वें हिस्से को नहीं बल्कि गोल्डन फ्लावर रिंग को ढूंढ रहे थे, और यही एक वजह थी जिसकी वजह से वो सभी के सभी
कबीले इसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन शेंगचू को उस रिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहे थे। उसी वक्त इनके सामने लुंगचियान पैलेस के 2 आदमी आ जाते हैं। यांगोशी को इस बात का पता चल चुका था कि ये दोनों आदमी यहाँ पर इनके साथ फाइटिंग करने आए हैं, इसीलिए वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मेरे साथ फाइटिंग करना चाहते हो तो पहले तुम लोगों को मेरे स्टूडेंट यानी कि शेंगचू के साथ फाइटिंग करना होगी। उसकी बात सुनते ही वो लोग शेंगचू के साथ फाइटिंग करना शुरू करते हैं, जबकि यांगोशी यहाँ पर दूसरे आदमी के साथ बैठा हुआ उनकी फाइट को एंजॉय कर रहा था। शेंगचू की पावर भी अभी इतनी ज्यादा तो थी ही कि वो एक सैनिक के साथ लड़ सके, इसीलिए वो तो उस पर भारी पड़े जा रहा था। इस बात को देखते हुए वो शेंग का मुलाजिम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी हार स्वीकार कर लेता है। उन दोनों के जाते ही ये दोनों अपना सफर दोबारा फिर से जारी करते हैं। फिर यहाँ पर हम हाउजिन को देखते हैं जो कि चैनशू के ऊपर अटैक करता है। हाउजिन दोस्तों दरअसल बहुत ही बदसूरत आदमी था, इसीलिए वो अपने सामने किसी भी खूबसूरत आदमी को देख नहीं सकता था और शेंगचू तो काफी ज्यादा खूबसूरत था, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करके उसे मारना चाहता है। हमेशा की तरह अब यहाँ पर भी यांगोशी आ जाता है और शेंगचू को बचा लेता है। हाउजिन यहाँ पर यांगोशी की पावर देख के काफी डर जाता है तो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागने से पहले वो शेंगचू को अपनी बांदी बना लेता है और उसको वहाँ से लेके जाने लगता है। लेकिन शेंगचू भी कहाँ काम था, इसीलिए वो भी उसके ऊपर एक अटैक करता है और उसको पीछे को धकेल देता है और शेंगचू उसके ऊपर काफी बुरी तरह से अटैक करते हुए उसे भगा देता है। उसी वक्त यहाँ पर हमें वांग किंगडम की एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिखाई जाती है जो अपना नाम जुआनशी बताती है और उनकी फाइट को रुकवाती है और फिर वो यांगोशी को कहती है कि क्या तुम मेरी टीम में शामिल हो सकते हो। लेकिन यांगोशी तो एक आजाद आदमी था, इसीलिए वो किसी की टीम में भी नहीं रह सकता था। वो उससे साफ इनकार करता है। उसकी बात सुन के उसको थोड़ा तो गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ शेंगचू अभी भी उसके साथ लड़े जा रहा था तो हाउजिन दोबारा फिर से उसे अपनी बंदी बना लेता है। शेंगचू भी हार नहीं मानता और उसके साथ फाइटिंग में भिड़ जाता है। चूंकि उसने काफी ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान ली थी, इसीलिए वो उसे काफी बुरी तरह से मारता है, यानी कि सबसे पहले तो उसकी आंखें निकालता है और फिर उसका गला काट के उसे मार ही डालता है। फिर गुचियान यहाँ पे शेंगचू के साथ लड़ने के लिए आती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि हाउजिन मार चुका है, ये बात देख के उसे और ही गुस्सा आता है और शेंगचू के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, लेकिन शेंगचू भी उसके अटैक को इजीली रोक लेता है। फिर यांगोशी की लड़ाई में आता है और शेंगचू को बचा के वहाँ से ले जाता है। गुचियान अपने घर का रास्ता नापती है। वो जा रही थी तो रास्ते में उसे गुनियान मिलता है तो गुनियान उसे एबिट की तरह अपनी टीम में शामिल होने का कहता है, लेकिन वो तो उसे साफ इनकार कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शेंगचू और गुयान को देखते हैं जो कि आपस में बैठे हुए गेम खेल रहे थे, गेम भी खेल रहे थे और साथ में बातें भी कर रहे थे। तो यांगोशी यहाँ पर बातों बातों में यूली का जिक्र कर देता है। उसके जिक्र पर तो उसे इतना गुस्सा आता है तो शेंगचू उठ के खड़ा ही हो गया था। जैसे ही शेंगचू उठ के खड़ा होता है तो खड़ा होने की वजह से वो अपनी गेम को हार जाता है और यांगोशी भी यही चाह रहा था कि शेंगचू अपनी गेम में हार जाए, इसीलिए वो उसके जिम्मे एक काम सौंप देता है और शेंगचू को बताता है कि चैनवन टेम्पल में शूशाओ की मदर की सालगिरह आ रही है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर मेरी जगह पर तुम जाओ। शेंगचू उसकी बात सुन के काफी हैरान होता है। उससे इस बात का मकसद पूछना चाहता था, लेकिन वो उसे कोई भी वजह नहीं बताता। फिर शेंगचू भी चुपचाप वहाँ के लिए निकल जाता है। चैनवन सिटी में बहुत बड़ी दावत का समा नजर आ रहा था, जहाँ पर काफी ज्यादा टेम्पल्स के लीडर्स भी आए हुए थे। यहाँ पर उन सबको एक टेबल के ऊपर बैठा दिया जाता है। शेंगचू भी वहाँ पर एक टेबल पे बैठ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद किसी भी लीडर को नहीं जानता, इसीलिए वो चुपचाप अपने ही टेबल पर बैठा हुआ था। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि शेंगचू को सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी स्टार्ट हो जाती है जिसमें कुछ डांसिंग गर्ल्स आके उनके सामने डांस पेश करती हैं। तभी वहाँ पे बेबो किंगडम का जासूस यानी कि तुवान आ जाता है और वहाँ पे एंटर होते ही सुचाओ की मदर और सारे मेहमानों का अपमान शुरू कर देता है। उसकी ये हरकत देख के सुचाओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कोई भी अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो सामने आते हुए उसके साथ फाइटिंग शुरू करता है। तो लुवान भी यहाँ पर उसका मुकाबला करना शुरू कर देता है, क्योंकि सुचाओ की पावर काफी ज्यादा कम थी। दूसरी तरफ हम कुनीन को देखते हैं जो कि सुचाओ के सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर यांगोशी पहले से ही मौजूद था। गुनीन तो दरअसल वहाँ पे गोल्डन फ्लावर रिंग को हासिल करने के लिए आया था, लेकिन इससे पहले कि वो उस रिंग को हासिल कर सकता, यांगोशी वहाँ पर पहुँच के पहले ही उस रिंग को हासिल कर चुका था। ये देखते ही गुनीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर क्या था, उसने उसके ऊपर एक जोरदार हमला शुरू किया, लेकिन यांगोशी की पावर का मुकाबला गुनीन भी नहीं कर सकता था। इस बात का तो उसको अंदाजा भी था, इसीलिए एक जोरदार अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ गिरा देता है। वो तो इसे यहाँ पर जान से ही मार देने वाला था। उसी वक्त वहाँ पर गुनीन सनलीन आ जाता है जो कि उसको बचाता है। सनजी दरअसल फंजीन किंगडम का लीडर था, इसीलिए वो गुनीन के साथ मिल चुका था और वहाँ पर उसे बचाने के लिए आया था। और उस रिंग को पाने के लिए वो यांगोशी के साथ फाइटिंग शुरू करता है। मौका पाते ही गुनीन भी वहाँ से भाग गया था। फिर हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि ये दोनों ही फाइटिंग के ग्रेट मास्टर थे, इसीलिए दोनों अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ फाइटिंग शुरू करते हैं और यांगोशी अपनी ईगल पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है।
दूसरी तरफ हम ग्रेट सिटी के डॉन को देखते हैं जो कि युवान के साथ फाइटिंग कर रहा था और जेट तो अपने स्प्लैशिंग शॉट की वजह से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी पावर्स यहाँ पर फिर भी कम पड़ जाती हैं क्योंकि गुनीन की पावर तो उससे भी ज्यादा थी और इस अटैक के साथ ही वो जेट को काफी इजीली हरा देता है। जेट को यहाँ पर एक सीटी की आवाज आती है तो वो वापस की तरफ पलट के भाग जाता है। दूसरी तरफ हॉल में बैठे हुए सभी लोग अब अपने घरों को वापस जा रहे थे। चैनशू यहाँ पर उसकी मदर को मिलने के लिए आता है तो डोमेन उसके ऊपर हमला करता है। चैनशू उसकी मदर को पीछे करते हुए डोमेन के साथ फाइटिंग शुरू करता है क्योंकि वो उसकी मदर को हर्ट नहीं होने देना चाहता था। चैनशू को एक बात का अंदाजा तो अच्छे से हो ही गया था कि डोमेन बाकी लोगों के पीछे नहीं बल्कि उसी के पीछे पड़ा हुआ है और डोमेन यहाँ पर एक ही अटैक करते हुए शैनचन की लाठी को भी तोड़ देता है। शैनचू की अच्छाई तो यहाँ पर सब लोग ही देख चुके थे, इसीलिए ग्रीनलैंड का स्टेट उसकी तरफ अपनी लाठी फेंकता है ताकि वो उसके साथ फाइटिंग कर सके। शैनचू उस स्वॉर्ड को पाते ही अपनी सारी एनर्जी उस स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर देता है और फिर स्वॉर्ड के काफी ज्यादा क्लोन्स बना के उसकी तरफ हमला करता है। शैनचन के इतने ज्यादा शॉर्ट अटैक की वजह से वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गया था और घबरा भी जाता है, इसीलिए वो दुम दबा के वहाँ से भाग गया था क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर उसकी दाल और नहीं गलने वाली। दूसरी तरफ जैसे ही शेंगचाओ सब लोगों को बचा लेता है तो शूशाओ की मदर वहाँ पर उसके पास आती है और उसे ग्रीट करते हुए थैंक्स बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुनीन और डुवान जैनगोशी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर सनलिन भी आ जाता है और उनसे कहता है किसी भी फाइटर की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि जैसे ही वो नामे लेवल पे पहुँचता है तो उसकी मास्टर की बॉडी उसमें से अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो जल्दी ही मारा जाता है। और फिर वो लोग आपस में बात करते हैं कि यैन वुशी की पावर अभी 8वें लेवल पे पहुंची है, अगर हम उसे फोर्स करें कि वो अपने 9वें लेवल की पावर को भी यूज करे तो हम लोग उसे बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। कुनीन को तो सनलिन का मशवरा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो खुश होते हुए फिर नया प्लान भी बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम शेंगचू को देखते हैं जो कि यैनगुशी के घर जा रहा था। तभी वहाँ पे बाइरो भी आ जाती है। बाइरो वहाँ पर आते ही सबसे पहले तो शेंगचिन के साथ फ्लर्ट करना शुरू करती है और उसे कहती है तुम इतने ज्यादा प्यारे हो लेकिन तुम फिर भी मेरी बात नहीं मानते, ये कहते हुए उसके फेस को टच भी कर रही थी। फिर उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे पास मास्टर शेंगचिन ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि तुम उन्हें सुलहरिटी का 5वां हिस्सा लिख दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगी और तुम्हें उनके पास नहीं लेके जाऊंगी। शेंगचू कहाँ उसकी बातों में आने वाला था, इसीलिए उसके साथ फाइटिंग करना शुरू करता है। बाइरो उसके अटैक को रोकना चाह रही थी लेकिन शेंगचू यहाँ पर अपनी फिंगर शॉट अटैक करता है। इस अटैक को देखते हुए बाइरो काफी ज्यादा डर जाती है तो शेंगचू भी मौका पाते ही अपने घोड़े पे सवार होकर वहाँ से भाग जाता है और बाइरो कहाँ उसका पीछा छोड़ने वाली थी वो भी उड़ते हुए उसके पीछे आके उसके सामने आ जाती है। दोबारा फिर से इन दोनों के दरमियान में फाइटिंग शुरू हो गई थी। फाइटिंग के दौरान येंगचू काफी ज्यादा कमजोरी महसूस करता है तो बाइरो उसे कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती और यहाँ पर इसी तरह मरने के लिए छोड़ के जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। शेंगचू कमजोरी की वजह से गिरने ही वाला था कि येंगोशी आके उसे उठा लेता है। हमेशा की तरह येंगोशी तो जब भी उसे मुसीबत में देखता है तो उसे बचा लेता है क्योंकि उसका मकसद तो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। दोस्तों हम तो इस बात को पहले ही जानते हैं कि शेंगचू जैसे ही बेहोश होता है तो अपने पास्ट की यादें उसे आने लगती हैं, इसीलिए अब भी वो बेहोश हुआ था तो उसे अपने पास्ट की बात याद आ रही थी जहाँ पे उसके मास्टर ने उसे एक स्वॉर्ड गिफ्ट की थी। वो एक बहुत ही बड़ी सी स्वॉर्ड थी जिसका नाम था वू फॉर ऑल और उसके मास्टर ने उसको ये भी कहा था कि इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना और कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं चलना। दूसरी तरफ हम लोग शेंगचू को देखते हैं जो कि येनगुशी के पास बैठा हुआ था और वो उसमें अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा था। तभी उसे होश आती है और वो अपने मास्टर की सारी बातों को याद कर रहा था तो येनगोशी भी उसके ऊपर अपील करता है कि हर योद्धा के अंदर 2 टाइप की स्पिरिट्स होती हैं, जिनका दिल अच्छा होता है, साफ होता है, उनके अंदर डाउट स्पिरिट होती है और जिनका दिल बुरा होता है और बुरे ख्यालात से भरा होता है उनके अंदर इवल स्पिरिट होती है। और तुम्हारे अंदर जो डाउट स्पिरिट है वो उस पॉइजन की वजह से धीरे धीरे करके खत्म हो रही है और अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहे तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा और ये तुम्हारी स्पिरिट धीरे धीरे करके मुकम्मल तौर पर ही फिनिश हो जाएगी। इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे साथ सौदेबाजी कर लो, यानी कि मेरे साथ इवल स्पिरिट को एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम में इतनी इवल स्पिरिट भर दूंगा कि तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे सकेगा। ना तो तुम्हें किसी बात की फिक्र होगी, ना तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा और ना ही तुम्हें कुछ बुरा लगेगा, यानी कि तुम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाओगे और हील भी। शेंगचू ने तो यहाँ पर अभी अभी अपने मास्टर की सारी बातों को याद किया था, भला वो कैसे भी हाँ बोलता, इसीलिए वो इनकार कर देता है। येंगोशी की उसकी बात सुन के काफी गुस्सा आता है और उसे कहता है कि जब तुम्हारे अंदर टूरिस्ट पावर फिनिश हो जाएगी तब मैं तुमसे पूछूंगा कि कौन सही था और कौन गलत था। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि एक दिन तुम्हें इस बात का अंदाजा जरूर हो जाएगा कि तुम्हें मेरी बात वक्त से पहले ही मान लेनी चाहिए थी। येंगोशी को तो उस पर गुस्सा बहुत था लेकिन फिर भी वो उसकी सोट उसे वापस करता है। शेंगचू अपनी सोट पाते ही काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। उसके बाद वो दोनों ही बे किंगडम के लिए निकल जाते हैं। उसका एम्परर तो वहाँ पर गो गेम खेल रहा था। दरअसल ये एक ऐसी गेम है कि जो भी इस गेम में हारता है उसको मार दिया जाता है।
तो यांगोशी यहाँ पर भी उसके साथ धोखेबाजी करता है, यानी कि उसको धक्का देके वहाँ पर भेज देता है जहाँ पर उसे वो गेम खेलना थी। अब वो गो फैमिली के एम्पायर के सामने बैठा था और वहाँ पर तो उसे उस गेम को चालू करना ही था। तो वो मास्टर यूएन उससे कहता है कि इस पजल को सॉल्व करो वरना दूसरे लोगों की तरह मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। तो शेंगचू बगैर कुछ कहे उस पजल को सॉल्व करना शुरू करता है और अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए अपने व्हाइट स्टोन से एम्परर के ब्लैक स्टोन्स को हिट कर रहा था। एम्परर देखता है कि शेंगचू गेम को अच्छे से खेल रहा है जो कि उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो उसके खिलाफ एक चाल चलता है, यानी कि अपने व्हाइट स्टोन के साथ उसके सारे ब्लैक स्टोन्स को गिरा देता है और बाद में कहता है कि मैं तो खुद ही एक व्हाइट स्टोन हूँ। लेकिन शेंगचू भी यहाँ पर उसके उस चाल से बचते हुए उस गेम के अंदर खुद घुस जाता है और सारे ब्लैक स्टोन्स का मुकाबला करते हुए दरमियान के अंदर एक स्टोन रखता है, जिसकी वजह से ये पजल सॉल्व हो गया था। अब एम्परर उसकी जहानत से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हुए उसको शाबाश देता है। तभी उस गेम के खत्म होते ही यहाँ पर गैंगोशी और एबिट भी आ जाते हैं। तो पता चलता है कि इस गेम को दरअसल एबिट ने ही डिजाइन किया था ताकि एम्परर जिसके साथ भी इस गेम को खेले वो खुद ही इस गेम के अंदर स्टक होके रह जाए। एम्परर को इस बात का पता चलता है तो वो उसको बुरी तरह से डांटते हैं कि एबिट आइंदा के बाद तुमने इस किस्म की कोई हरकत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एम्परर गुस्से में आके यांगोशी के जिम्मे एक काम लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हें डॉन किंगडम में जाना होगा। यांगोशी तो कहीं पर भी अकेले नहीं जाता था, इसीलिए वो शेंगचू से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन वो तो साथ जाने से साफ इनकार करता है। तो यांगोशी उसे लेके जाने के लिए कहता है कि मैंने तो वहाँ पर लिंगशू पैलेस भी जाना है और वहाँ जाके मैं उनके मास्टर रुआन से भी फाइट करूंगा जो कि टॉप 3 मास्टर्स में से एक है, इसीलिए अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो तुम चल सकते हो। शेंगचू को उसकी बात थोड़ी अच्छी लगी तो वो भी जाने के लिए हाँ बोलता है। यांगोशी तो दरअसल एक इवल स्पिरिट है। चेंगशू हमेशा ही उसकी बातों में आ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये ठीक हो चुका, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि हर वो काम या हर वो बात जो वो उसके साथ करता है उसमें उसकी कोई ना कोई तो चाल ही छुपी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ज़ैनगुशी को देखते हैं जो कि एक काफला लेके वांगफेंग किंगडम के लिए जा रहा था। उनके साथ बेफिंग किंगडम का लीडर यानी कि यूइन भी होता है। तभी वहाँ पर उनके रास्ते में बायरोंग आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बीवी की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए तुम्हें जल्दी से चल के उसे देखना होगा। वो तो उसकी बातों में आ ही जाता है, इसीलिए अपनी बीवी को देखने के लिए चला जाता है। यूइन जैसे ही अपनी बीवी के पास जाता है तो बायरोंग उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके साथ फाइटिंग करना शुरू करती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक बायरोंग की चाल थी क्योंकि वो तो उनके रास्ते से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी। फिर वो यहाँ पर यूइन को मारने ही वाली थी, तभी वहाँ पर यांगुशी आ जाता है और उसके ऊपर एक अटैक करते हुए उसको उससे बचा लेता है। बायरोंग को इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि यांगुशी खामखा ही उसके काम में टांग अड़ा लेता है, लेकिन यांगुशी तो सिर्फ उसकी जान ही बचाना चाह रहा था, इसीलिए वो अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। और वो इस बात को नहीं जानती थी कि यांगुशी की पावर का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता, और ना ही वो ये बात जानती थी कि यांगुशी एक बहुत ही बड़ा योद्धा है, इसीलिए वो अपने एक ही पावरफुल अटैक से बायरोंग को बुरी तरह से घायल करता है। तभी वहाँ पर फैंग किंगडम के कुछ लोग आते हैं जो कि यांगुशी के ऊपर जंजीरों से अटैक करते हैं। उन इतनी ज्यादा चेन्स की मदद से यांगुशी तो हिल भी नहीं सकता था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारी कोशिशें उसकी तो नाकाम ही हो रही थी। तो वो यांगुशी को अपनी बंदी बना लेते हैं। यांगुशी तो यहाँ पर हिम्मत हार चुका था, लेकिन उसी वक्त वो अपनी ईगल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए इतनी बड़ी सी स्पिरिट एक्टिवेट करता है जिसको देख के सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो चुटकियों में ही उन सारी चेन्स को तोड़ डालता है। तभी वहाँ पर वांग किंगडम का एक और जासूस भी आ जाता है जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और यांगुशी के सारे सिपाहियों से अपने सोर्ड के ऊपर हमला करते हुए सबका कत्ल किए जा रहा था। यूएन ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि उसे तो बस अपनी बीवी की ही फिक्र थी, क्योंकि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसीलिए वो अपनी बीवी को उठाता है, वहाँ से चला जाता है और जाने के लिए वो शेंग चाओ की बग्गी का इस्तेमाल करता है और उसकी बग्गी में अपनी बीवी को लेके जाता ही है। तो शेंग उसे भी देख लेता है और उसे मारने के लिए उस बग्गी के पास पहुंच जाता है, लेकिन शेंग चाओ जो कि एक बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था, इसीलिए वो फौरन से फाइट में कूद पड़ता है और उसकी बीवी की जान बचा लेता है। अब तो यहाँ पर दोनों तरफ ही एक बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ तो यांगुशी ने भी उन जंजीरों को रेजा रेजा कर दिया था अपनी फिनिक्स फॉर्म के जरिए, और दूसरी तरफ शाओ भी चेंगशू के साथ फाइटिंग कर रहा था। शाओ तो यहाँ पर शेंगशू के बारे में जानता ही नहीं था और वो उसकी पावर्स के सामने टिक नहीं पाता, इसीलिए वो डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ यांगुशी भी अब आजाद हो चुका था, इसीलिए वो सारे के सारे एल्डर्स को बारी बारी करके मार देता है, क्योंकि जिन लोगों ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की वो इवल माइंड आदमी उन लोगों को कैसे ही छोड़ सकता था। लेकिन यहाँ पर उनका एक लीडर उसके ऊपर कुछ नीडल से अटैक करता है जो कि पॉइजनस नीडल थी, यानी कि यांगुशी को एक नीडल लगते ही उसके अंदर थोड़ा सा पॉइजन भी चला जाता है, लेकिन उसकी इवल स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो जहर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। दूसरी तरफ जैसे ही ये फाइटिंग खत्म हो जाती है तो यूशी यहाँ पर उसको शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने उसकी और उसकी बीवी की तो जान बचाई थी।
तभी शेंगचू को याद आता है कि बाईरोंग भी इस फाइटिंग के दौरान में काफी जख्मी हुई थी, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए भी पहुंच जाता है। शेंगचू देखता है कि बाईरो तो एक दरख्त के पास बेहोश पड़ी हुई है। वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है। तभी वहाँ पर लियोनी आ जाती है, जो कि अपनी एरो स्पिरिट्स के जरिए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। यांगोशी तो उसकी चालों को खूब समझ चुका था, इसीलिए उसी के नीडल्स के साथ उसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डर के वहाँ से भाग जाती है। फिर यांगशु यहाँ पर बाईरोंग को अपनी गोद में उठा लेता है और इलाज करने के लिए ले जाता है। यांगोशी तो पहले ही उसके सॉफ्ट हार्ट से काफी ज्यादा तंग था, इसलिए कुछ नहीं कहता, बस बाजू बांधे हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। फिर यहाँ पर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेंगचू और यांगुशी फैंग किंगडम में मौजूद थे और काफी दिन से वहीं पर ही स्टे किया हुआ था। शेंगचू थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने के लिए निकलता है, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है। तो पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बाईरोंग है। बाईरोंग दोबारा फिर से उसके सामने आ गई थी और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था और उसे कहती है कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम चाहे जितना मर्जी मुझसे दूर रहने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी मैं तो तुम्हारे पास आ ही जाती हूँ। और उसे ये भी कहती है कि तुम्हें चाहिए कि तुम यांगोशी से दूर रहो, क्योंकि वो एक ईवल माइंड का आदमी है, तुम्हें उससे खतरा भी हो सकता है। और इसके अलावा उससे तो तुम्हारी जान को कोई खतरा भी हो सकता है, उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर हम मास्टर रुवान को देखते हैं, जो कि शेंगचू से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर यांगुशी आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि तुम्हें बच्चे से बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट तो मैं हूँ, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम मेरे साथ करो। यहाँ पर इन दोनों की फाइटिंग शुरू हो गई थी और वो दोनों लड़ते लड़ते माउंटेन्स पे पहुंच जाते हैं। और इस फाइटिंग को देखने के लिए शेंगचू बाईरोंग के साथ और बाकी सभी लोग भी वहाँ पर पहुँच गए थे। फिर हम ये भी देखते हैं कि माउंटेन्स के ऊपर इन दोनों की काफी अच्छी फाइटिंग चल रही थी। तो वो दोनों ही मास्टर यहाँ पर अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे थे। लेकिन यांगवुशी तो अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा था। और रोयान भी यहाँ पर बराबर की टक्कर देते हुए उस बैरियर को तोड़ने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन यांगोशी यहाँ पर उस शील्ड के जरिए ही वापस से उसके ऊपर एक अटैक करके उसको दूर फेंकता है। फिर रोयान अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, तो यांगोशी उसको अपने पास आते देखकर अपने बैरियर को डीएक्टिवेट करता है और उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ लेता है। रुवान तो यहाँ पर उसके इस मूव की वजह से काफी ज्यादा हैरान होता है। यांगवुशी भी लड़ते लड़ते काफी थक चुका था और उसका दिल बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा था। उसको थोड़ा सा कमजोर पाते ही वहाँ पर डून भी आ जाता है और वो दोनों आपस में ये मशवरा करते हैं कि हम इसको नामे लेवल की एक्टिवेशन करने के लिए मजबूर कर देंगे। जैसे ये नामे लेवल को एक्टिवेट कर लेगा तो हम इसको कत्ल कर देंगे और यही एक तरीका है उसे मात देने का। इसके जरिए हम उसे गोल्डन फ्लावर रिंग भी छीन लेंगे। यांगोशी का दिल फिर से कांपने लगता है। रुवान भी इस बात का फायदा उठाते हुए अपनी स्पेशल फॉर्मेशन को एक्टिव करता है। फिर रुवान अपने इर्द गिर्द काफी ज्यादा शॉट्स को जमा करता है और अपनी सारी की सारी पावर उसके अंदर ट्रांसफर करता है। यांगोशी भी यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी फिनिक्स फॉर्म को एक्टिवेट करता है और अपने आप को नावे लेवल तक ले जाता है। रुवान तो इसी मौके की तलाश में था, इसीलिए वो अपनी सारी शॉट्स को इकट्ठे करते हुए एक बड़ी शॉट बना के उसके ऊपर अटैक करता है और उन दोनों की पावर्स के टकराते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये मैच टाई हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यांगोशी खुद को बचाते हुए एक गुफा में जाके छुप गया था, जहां उसकी पूरी बॉडी एक आइस में तब्दील हो चुकी थी और डॉन वहां पर जाते मौके का फायदा उठाते हुए उसके हाथ से गोल्डन फ्लावर रिंग भी उतार लेता है। उसके हाथ से गोल्डन फ्लावर रिंग लेने के बाद वो उसको मारने वाला था कि यहाँ पर शेंगचू आ जाता है और उसको बचा लेता है। डुवान की तो एक दफा पहले भी शेंगचू के साथ फाइटिंग हो चुकी थी, इसीलिए वो उसकी पावर को देखते हुए पहले ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। डुवान के जाते ही वो यांगोशी की तरफ होता है और उसकी मदद करता है ताकि उसे ठीक कर सके। आखिर को यांगोशी ने भी इतनी दफा शेंगचू को बचाया ही था। बेशक उसके इरादे इवल ही थे, लेकिन फिर भी शेंगचू तो एक अच्छे दिल का आदमी था, इसीलिए उसको इस बात की फिक्र थी, तो वो उसे बचाता है और उसे बचाने के लिए वो उसके पीछे बैठ जाता है और उसकी बॉडी में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है ताकि उसकी बॉडी में पॉइजनस नीडल का जहर ज्यादा न बढ़े। उसकी हेल्प करते हुए वो अपनी एनर्जी भी उसको दे देता है। तभी वहाँ पे बाईरोंग आ जाती है और अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। ये बाईरोंग तो यहाँ पर पता नहीं क्या चाहती थी, कभी तो वो शेंगचू के ऊपर अटैक करती है और कभी शेंगचू के साथ फ्लर्ट करना शुरू करती है और उसे कहती है कि यांगोशी से दूर रहो, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। अटैक करने के बावजूद भी वो उसे अदाएं भी दिखा रही थी। यांगचू भी यहाँ पर उसकी किसी अदाओं में नहीं आता, बल्कि उसके ऊपर तो वापस से अटैक करता है।
बायरोंग के भेजे हुए फायर में तो पॉइजन भरा हुआ था। शेंगचू इसी वजह से थोड़ा वीक भी महसूस करता है, लेकिन फिर भी वो इन चीजों की परवाह न करते हुए उसके साथ फाइटिंग को जारी रखता है। लेकिन फिर भी वो बायरोंग का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसमें मौजूद पॉइजन ने उसके ऊपर वश करना शुरू कर दिया था। बायरोंग भी इसी मौके की तलाश में थी। ये देखते कि वो कमजोर पड़ रहा है, वो एक आखिरी अटैक उसके ऊपर करने वाली थी, तो यांगोशी होश में आके खड़ा हो जाता है। उसको होश में आता हुआ देख के बायरोंग काफी डर जाती है, क्योंकि वो तो उसकी पावर से पहले ही वाकिफ थी और वहाँ से भाग जाती है। अब यांगोशी को होश आ चुका था, इसीलिए वो सबसे पहले अपना हाथ देखता है जिसमें उसकी रिंग मौजूद नहीं थी। तो वो अपने सामने शेंगचू को देखता है। उसको इस बात का नहीं पता था कि शेंगचू ने ही उसकी जान बचाई है। उसको ये भी महसूस होता है कि शेंगचू ने ही उसकी अंगूठी चुराई है, इसीलिए वो बगैर सोचे समझे और बगैर कुछ पूछे उसकी धुलाई शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मेरी रिंग तुम्हारे पास है, मेरी रिंग वापस करो। क्योंकि उसको तो बस अपने रिंग से मतलब था, उसके आगे तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए वो यांगचू को पकड़ता है और पहाड़ से नीचे लटकाता है। कहता है या तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मेरी रिंग मुझे वापस करो। तभी उसके दिल में उसे फिर से कमजोरी महसूस होती है, तो ज़ेंशु को दूर पटक देता है। ज़ेंशु को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इतने ताकतवर इंसान के साथ आखिर हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे उठा के अपने घर पे लाता है और उसकी मरहम पट्टी करते हुए और उसका ट्रीटमेंट भी करता है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आ जाती है। शेंगचू जैसे ही देखता है कि वो होश में वापस से आ गया है, तो वो वहाँ से चला जाता है, बल्कि किसी दूर जाके गुफा में अपने आप को छुपा लेता है। लेकिन इस जन्म में तो यांगोशी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था, इसीलिए वो उस जगह पर भी पहुंच जाता है। यांगोशी उसके पास आता है और उसके साथ काफी ज्यादा बातें करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसको काफी हंसाता भी है। फिर उसके बाद वो दोनों यीशेन किंगडम चले जाते हैं। इस किंगडम में लोगों के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म सितम हो रहा था, लोग भूख से मरे जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो जुल्म करने वाले बाज नहीं आते और अपनी लाठियों के साथ उनकी धुलाई कर रहे थे कि जल्दी काम करो। शेंगचू को ये देख के बहुत ज्यादा दुख होता है, इसीलिए अपनी लाठी के साथ एक सिपाही के ऊपर वार करता है। इस अटैक की वजह से वो घोड़े पे बैठा हुआ आदमी नीचे गिर जाता है, तो शेंगचू वहाँ पर खड़े हुए छोटे बच्चे को भी उठा लेता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब नजर आ रही थी। तभी वहाँ पे उस किंगडम का मास्टर यानी कि शेंगचू आ जाता है और वो अपने साथियों को मना करता है कि कोई भी इसे कुछ ना कहे। फिर शेंगचू उस छोटे बच्चे को देखता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वो काफी दिनों से भूखा था, उसने कुछ भी नहीं खाया था। शेंगचू को उसकी हालत में काफी तरस आ रहा था। उसी वक्त वहाँ पर एक सिपाही केक से भरा हुआ बॉक्स लाता है और कहता है कि ये मास्टर ने आपके लिए भेजा है, आपकी काइंडनेस को देखते हुए। लेकिन शेंगचू को याद नहीं आ रहा था कि उसकी किस काइंडनेस पे उसको ये केक का भरा हुआ टोकरा भेजा गया है, और वो इस बात से भी वाकिफ नहीं था कि ये सब कुछ तो उसको तंजिया दिया जा रहा है, क्योंकि वो सिपाही लात मार के उस केक के डब्बे को उसकी तरफ थ्रो करता है। लेकिन फिर भी वो इस बात से कुछ भी बुरा नहीं मनाता, क्योंकि वो जानता था कि अभी उसे भूखे लोगों की मदद करनी है। वो उसमें पड़ा हुआ खाना सभी लोगों में तकसीम कर देता है और एक केक का टुकड़ा पकड़ के भूखे बच्चे के पास लाता है। इससे पहले कि वो बच्चा उस केक के टुकड़े को खा पाता, वो मर जाता है। ये देखते हुए शेंगचू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी बेगुनाह को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकता। दूसरी तरफ हम लोग शेंगजिन को देखते हैं, जो कि भाईराव के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा था। उसका गला उठा के उसे हवा में लहरा देता है और उसे कहता है कि तुम शेंगचू को पकड़ के मेरे पास क्यों नहीं लाई, और उसे ये भी कहता है कि तुम सुलहरटी के हिस्से को लाने में नाकामयाब रही, इसीलिए तुम्हारा हाल ये होना चाहिए कि अब तुम्हें कैद खाने में डाला जाए। लेकिन वो उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि मन ही मन में वो भी शेंगचू को प्यार कर बैठी थी। दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं जो कि अपना सफर जारी करते हुए बाइलोंग टेम्पल पहुंच जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ दिन के लिए इस टेम्पल में स्टे करने की इजाजत दी जाए। शेंगचू यहाँ पर उनसे इजाजत ले रहा था। यहाँ पर चियू आ जाता है और उसे देखता है, उसके गले लग जाता है। चियू दरअसल वही बच्चा था जिसका बाप उसे मारने की कोशिश करता है और शेंगचू से कहता है कि मुझे अपना खाना दे दो, लेकिन शेंगचू उस बच्चे को बचाता है और उसके बाप को मारता है। तो काफी अरसे के बाद शेंगचू की मुलाकात दोबारा फिर से चियू से हो गई थी। चियू उसे देख के उसके गले लगता है। यांगोशी उसे कहता है कि तुम तो जहाँ पर भी जाते हो तुम्हें वहाँ पर ही नए दोस्त मिल जाते हैं। चियू तो दरअसल यहाँ पर अपने मास्टर के साथ रहते हुए मार्शल आर्ट की कला सीख रहा था। शिव शेंगचू को अपने घर लेके आता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा खाना खिलाता है। फिर ये लोग काफी देर तक बातें भी करते रहे थे। अगली सुबह यांगोशी वहाँ से कहीं चला जाता है, क्योंकि वो तो नावे लेवल तक पहुँच चुका था, जिसकी वजह से उसकी ताकत काफी ज्यादा कमजोर पड़ रही थी। यांगोशी तो काफी ज्यादा कमजोर महसूस करता हुआ पहाड़ों के साथ अपना सर मार रहा था। तभी वहाँ पर शेंगजिन आ जाता है और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि यांगोशी शेंगजिन के मास्टर से हार गया था और उसने उसकी तलवार उससे ले ली थी। तो शेंगजिन उसकी स्वॉर्ड उसे वापस कर देता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर एक शैतानी आइडिया के साथ आया था, यानी कि वो यांगोशी से कहता है कि इसके बदले में तुम्हें एक बंदे को मेरे हवाले करना होगा। यांगोशी तो उसकी बात अच्छे से समझ गया था। फिर वो शेंगचू के पास आता है और उसे बेहोश कर देता है, जैसा कि हम लोगों ने पहली एपिसोड में भी देखा था कि शेंगचू ने हाओजिन को मार दिया था। फिर यहाँ पर असल स्टोरी का पता चलता है, यानी कि शेंगजिन तो हाओगुची का स्टूडेंट था और वो अपने बॉस का बदला लेने के लिए उसको लेके जाता है ताकि उसे मार सके। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यांगोशी शेंगचू को लेके शेंगजिन के पास आ जाता है और उसको उसके हवाले करता है। वो तो उसको देख के हंसता है।
और कहता है कि फाइनली आज मैं तुमसे अपने मालिक का बदला लेके ही रहूंगा, क्योंकि कितनी बुरी तरह से तुमने मेरे मालिक हो जिनको मारा था, और आज वो वक्त आ गया है जब मैं तुमसे इंतकाम लूंगा। जेंगोशी ने अपना काम मुकम्मल कर दिया था, अब वो वहाँ से जाने लगता है। तो चेंगशू से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा अच्छे वाला दोस्त हूँ। तो चेंगशू से कहता है कि मैं नहीं जानता कि कौन मेरा अच्छा दोस्त है या कौन मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं बस ये जानता हूँ कि मैं बार बार धोखा इसलिए नहीं खाता कि मैं मासूम हूँ, बल्कि मैं इसीलिए बार बार धोखा खाता हूँ क्योंकि मैं रहम दिल हूँ और हर एक की मदद करता हूँ। चेंगजिन यहाँ पर उनकी बातों से काफी पक रहा था, इसीलिए वो फौरन से शेंगचू के ऊपर हमला करता है। तो शेंगचू भी उसको बराबर की टक्कर देते हुए उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। फिर इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जबरदस्ती फाइटिंग शुरू हो गई थी। ये दोनों ही अपनी हाई लेवल एनर्जीज का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। फिर फाइनली चेंगजिन उसके ऊपर एक बहुत ही बुरा अटैक करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है। नीचे गिरते गिरते उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। फिर यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि शेंगचू की बॉडी के अंदर यांगगोशी ने इवल एनर्जी डाली हुई थी। शेंगचू को भी इस बात का पता चल चुका था कि उसके अंदर इवल एनर्जी आ गई है, इसीलिए वो अपने मास्टर की बातें याद करते हुए खुद को रोक रहा था ताकि वो एनर्जी उसके ऊपर काबू न कर सके। ऐसा करते हुए शेंगचू की काफी ज्यादा पावर भी लग रही थी और उसकी बॉडी एकदम डिस्ट्रॉय होती है और उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, तो दूर जाके गिरता है, बल्कि पानी में ही गिर जाता है। फिर शेंगचू के साथ क्या हुआ इस बात के बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता, लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शेंगचू टेंपल के बाहर पड़ा हुआ था, जिसे सबसे पहले शूशी देखता है तो अपने मास्टर से कहता है और उसको फौरन से अंदर लेके जाता है। दूसरी तरफ हम शेंगजिन को बाइराओ के साथ देखते हैं, जो कि उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी शेंगजिन अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि शेंगचू को ढूंढो, वो जहाँ पर भी हो उसका कत्ल कर दो। दूसरी तरफ हम शेंगचू को देखते हैं, जो कि अभी तक बेहोश था, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। तो मास्टर जू उसकी नब्ज चेक करते हुए देख रहे थे कि क्या वो ठीक है। तो उन्हें इस बात का पता चलता है कि शेंगचू की बॉडी से सारा जहर निकल चुका है। फिर यहाँ पर रिवील होता है कि शेंगचू की बॉडी में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से उसकी फंडामेंटल एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में मौजूद सारा जहर निकल गया था। फिर शेंगचू खुद भी यहाँ पर अपनी बॉडी को चेक करता है, तो उसकी बॉडी में से डिफरेंट टाइप की एनर्जीज निकल रही थी, जो कि काफी स्पिरिचुअल भी थी। तो पता चलता है कि ये सिलेरिटी की एनर्जी है। तो यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सिलेरिटी की एनर्जी उसी वक्त काम करती है कि जब कोई भी इंसान अपनी फंडामेंटल एनर्जी को वेस्ट करता है। इसी के साथ शेंगजिन की आंखें भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उसे वहाँ पर मौजूद सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही थी। तो हमें ये भी बताया जाता है कि सिलेरिटी की एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी है, इसकी वजह से किसी मरे को भी जिंदा किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी की फंडामेंटल एनर्जी भी जाया हो जाए तो उसे भी रिकवर कर सकते हैं। ये सब देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश था, खुशी से एकदम उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एनर्जी अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी, तो कमजोरी के बाद दोबारा फिर से लेट गया था। दूसरी तरफ जोजिन का बंदा टेंपल में आ जाता है और शूशी को ऊपर उठाता है और उसे कहता है कि बताओ कि शिवचेन कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर मास्टर जू और उनका स्टूडेंट शेंगचू को बचाने के लिए जा रहे थे और मास्टर उनकी बॉडीज को भी फ्रीज कर देता है और उनसे कहता है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम शियू को बिक्सू किंगडम में ले जाना। फिर मास्टर वायर उन लोगों के साथ फाइटिंग करने चले जाते हैं। मास्टर के बाहर आते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा नहीं था, बल्कि वहाँ पर बाइरोंग भी थी और उसके सामने यांगजिन भी था। शेंगजिन का बंदा मास्टर के छोटे स्टूडेंट के ऊपर हमला करके उसको मार देता है। ये देख के मास्टर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और गुस्से की कैफियत में आते हुए उन तीनों के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो तीनों मास्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए कुछ ही लम्हों में मास्टर का बुरा हाल करके उन्हें मार के नीचे गिरा देते हैं। मास्टर को मारने के बाद वो सभी लोग टेंपल के अंदर जाने लगते हैं ताकि शेंगजिन को ढूंढ सके। और उधर शेंगजिन जो कि फ्रीज हुआ था, मास्टर के मरने के साथ ही उसका स्पेल भी टूट जाता है, तो वापस अपनी असली हालत में आ गया था और उन दोनों की बॉडी भी पहले की तरह मूव करना शुरू हो गई थी। बाइरोंग वहाँ पे आ जाती है और शेंगचू को देख लेती है, लेकिन वो बाहर आके अपने आदमियों से कहती है कि अंदर कोई भी नहीं है। उन सभी लोगों के जाते ही शिशु और शेंगचू वहाँ से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि टेंपल में हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी, बल्कि काफी तबाही का समा नजर आ रहा था। तो वो दोनों मास्टर की लाश को पकड़ के रोने बैठ गए थे। फिर वो उनकी लाशों को बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दफना देते हैं। उसके बाद वो शिशु को लेके बिक्सिया किंगडम के लिए निकल जाता है। चलते चलते उन दोनों को वहाँ पर एक रिवर नजर आता है, तो वहाँ पर रुक जाते हैं सस्ताने के लिए। तो शेंगचू से अपनी एनर्जीज दिखाता है और साथ में सिलेरिटी की पावर भी दिखाता है। उसकी सारी पावर्स देख के शियू काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। उसके बाद दोबारा फिर से वो अपना सफर जारी करते हैं और चलते चलते बिक्सिया किंगडम में आते हैं, लेकिन बिक्सिया किंगडम तो बिल्कुल बदल ही चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। दरअसल उन लोगों के यहाँ पर आने से पहले ही गुनीन वहाँ पर आ गया था और उसने सब लोगों का कत्ल कर दिया था। वो तो शेंगचू को ही ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया था और उसको यहाँ पर ना पाके बाकी सभी लोगों का कत्ल कर देता है। लेकिन पता चलता है कि वो यहाँ पर अकेला नहीं आया था, बल्कि उनके साथ तो डोंगजू किंगडम का रुमान भी वहाँ पर आया था और वो भी उनके साथ मिलकर लोगों का कत्ल करता है। तो पता चलता है कि रुमान दरअसल बिक्सू किंगडम में ही रहता था, लेकिन उसने अपने मास्टर को धोखा दिया था, इसीलिए यहाँ से चला गया था। फिर वो बिक्सिया किंगडम के एम्परर को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर शेंगचू आ जाता है और उसे अपनी पावर के साथ पीछे
एक हैंड के दूर गिराता है। शेंगचाओ को देखते ही कुनिन के सिपाही उसके ऊपर हमला कर देते हैं ताकि उसे मार गिराए, लेकिन शेंगचाओ पहले वाला कमजोर शेंगचाओ नहीं था, बल्कि वो और पहले से भी ज्यादा ताकतवर होके आया था। हालांकि वो लोग तो तादाद में ज्यादा थे और शेंगचाओ बिल्कुल एक था, लेकिन फिर भी उसकी ताकत के आगे वो टिक नहीं पाते और वो अपने स्काई फ्लैशेस का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि शेंगचाओ कहां से आके उनके ऊपर अटैक करेगा। दूसरी तरफ गुरीन के सिपाहियों को मारने के लिए बिक्सिया किंगडम की लड़की भी आ चुकी थी। अब यहाँ पर हमें ये भी रिवील होता है कि बिक्सिया किंगडम के पुराने चीफ ने रुमान के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया था और हमें ये भी पता चलता है कि हुई लिंचन की बेटी और रुमान आपस में प्यार करते थे। इस बात का उसके फादर को पता चला तो वो रुमान के साथ काफी बुरा सलूक करते हुए उसे अपनी किंगडम से बाहर निकाल देता है और उसको वाइस चेयरमैन की सीट से भी हटा दिया और अपने टाउन से भी निकाल दिया। इसीलिए वो बिक्सिया किंगडम को छोड़ के रुमान किंगडम में शामिल हो गया। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है तो हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओजिन रुमान को बताती है कि लिंचिन यानी कि मेरे फादर को हमेशा इस बात का बहुत ज्यादा सदमा रहा कि उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया और इसी वजह से वो अपनी जवानी में ही चल बसे। वो हमेशा तुम्हारे बारे में याद करते थे कि तुम्हें माफ कर सके, लेकिन इस बात का वक्त अब गुजर चुका था। ये सारी बातें सुन के रुमान को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो रोने लगता है। दुख के मारे वो माउंटेन्स की तरफ चलता है। वो माउंटेन से कूद जाना चाहता था क्योंकि वो कहता था कि अब मुझे जिंदा ही नहीं रहना। तभी याओजिंग और बाकी सभी लोग उसको बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास जाके उसे पकड़ पाते वक्त बहुत ज्यादा हो गया था और वो ये बोलता हुआ खुद को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है कि मैंने बहुत ज्यादा लोगों की जान ली और मैंने हमेशा उन लोगों को गलत समझा जो कि मुझे प्यार करते थे, इसीलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। फिर याओजिंग शेंगचू का शुक्रिया अदा करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी किंगडम महफूज है, तुमने मेरी किंगडम को मरने से बचा लिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी। तो शेंगचू से कहता है कि इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, बस तुम शिशु को अपने पास रखो और इसका ख्याल रखो क्योंकि मास्टर भी यही चाहते थे। और उसे ये भी बताते हैं कि मास्टर ने मुझे कहा था कि मैं शियू को कुत्सिया किंगडम में छोड़ दूं, लेकिन हाओजिन उसे अपने पास रखने से इनकार कर देती है और कहती है कि कुत्सिया किंगडम इस वक्त जंग से गुजर रहा है और अगर यहाँ पर शिशु रहा तो उसकी जान को भी खतरा है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो ताकि इसकी जान महफूज रह सके। तो शेंगचू कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो जब तक मैं इस किंगडम को गुनीन के लोगों और सिपाहियों से बचा नहीं लेता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ हम कुनीन को भी देखते हैं जो कि लोगों को मारते मारते अब टेंपल में भी पहुंच चुका था और टेंपल में आते ही सिपाहियों पर भी हमला कर रहा था। यहाँ कुनीन को देखते ही शेंगचाओ भी वहाँ पर आ चुका था। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। शेंगचाओ भी अब पुराने वाला शेंगचू तो रहा नहीं था और काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि सुलहरी की ताकत को वो ओपन कर चुका था। फिर वो दोनों ही अपने पावरफुल अटैक से एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं क्योंकि शेंगचू ने तो अपनी पावर को रिकवर कर लिया था। शेंगचू के अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे जो कि स्काई फ्लैशिंग अटैक्स थे, इसीलिए गुनैन को भी उसको देखने में काफी परेशानी होती है और उसको समझ नहीं आता कि वो अब कहाँ है। लेकिन कुनीन भी हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए वो अपनी सारी पावर को इकट्ठा करते हुए एक फायर स्टॉर्म बना लेता है और शेंगचू को उसमें फंसाने की कोशिश करता है। शेंगचू स्टॉर्म में कैद हो चुका था लेकिन वो हार नहीं मानता बल्कि अपनी सुलहरिटी की पावर को एक्टिवेट करता है और वहाँ पर ही बैठे कल्टीवेशन स्टार्ट करता है और अपनी सुलहरिटी की सारी एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और अपनी पावरफुल स्वॉर्ड के साथ उसके बनाए हुए फायर स्टॉर्म को एक ही झटके में तोड़ गिराता है। ये देखते हुए गुनीन काफी परेशान और डर भी जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो तो उसकी एनर्जी देख के काफी हैरान था। अब उसका कुछ बन नहीं पड़ता तो वो उसके साथ एक माइंड गेम खेलता है और अपनी बातों में उसे फंसाने की कोशिश करता है। शेंगचाओ भी यहाँ पर उसकी बातों में पूरी तरह से उलझ चुका था। उसको अपनी बातों में उलझा हुआ देख के वो एक जोरदार अटैक उसके ऊपर करता है, लेकिन शेंगचाओ की एनर्जी अभी तक बाकी थी, इसीलिए वो उसके अटैक को इजीली रोक लेता है और उसका भेजा हुआ अटैक वापस से उसी के ऊपर करता है जो कि उसके सीने के आर पार हो जाता है। गुनीन तो यहाँ पर एक ही झटके में खत्म हो चुका था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शेंगचू को देखते हैं जो कि सोया हुआ था, लेकिन वो ख्वाब में देख रहा था कि यांगुशी बहुत ज्यादा मुश्किल में है, लेकिन आंखें खोलने पे उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ उसका ख्वाब था। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है ताकि वो यांगुशी की मदद कर सके। दूसरी तरफ हम लोग एबर्ट और गुवान को देखते हैं जिन्होंने यांगुशी को घेर रखा था क्योंकि वो उससे गोल्डन फ्लावर रिंग लेना चाहते थे। यांगुशी की पावर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसलिए वो उनके ऊपर हमला नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त वहाँ पर शेंगचाओ आता है और यांगुशी को बचा लेता है और उसके दुश्मनों को भी हलाक कर देता है। क्योंकि दोस्तों इस पूरी एपिसोड में तो हमने यही देखा कि जिस जगह पर भी शेंगचू परेशान होता या किसी मुश्किल में फंसता तो यांगुशी आके उसको बचा लेता था। इन दोनों की तो पता नहीं कैसी दोस्ती थी कि बस ये एक दूसरे को बचाते ही रहते थे। वैसे दोस्ती हो तो ऐसी ही होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये बात आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।